दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया में बढ़ते अशांति और टकराव के बीच नाटो जैसी मुस्लिम मिलिट्री बनाने की तैयारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब वाले रक्षा समझौते में शामिल होंगे तुर्की। एक देश पर हमला सभी पर माना जाएगा। मिलकर करेंगे दुश्मन का मुकाबला। अमेरिका इजरायल के लिए बुरी खबर। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान। रास्ते में है मदद। ईरानी प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लें, लेकिन बीच में आया कतर। ट्रंप को दी चेतावनी, गलती मत करना। और साथ में आपको बताएंगे इजरायल की हरकत उजागर करने वाले 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ यहूदी देश ने तोड़ दिया रिश्ता, लगाया भेदभाव का आरोप। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए नए रक्षा समझौते में शामिल होना चाहता है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश है और अगर तुर्की इस समझौते का हिस्सा बनता है तो इससे न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि दूसरे इलाकों में भी ताकत का संतुलन बदल सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह रक्षा समझौता सितंबर में हुआ था। इसमें साफ लिखा है कि अगर इन दोनों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। ये शर्त नाटो के आर्टिकल 5 जैसी है। खास बात यह है कि तुर्की खुद नाटो का सदस्य है और अमेरिका के बाद उसकी सेना नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। ब्लूमबर्ग से बात करने वाले सूत्रों का कहना है कि तुर्की को इसे समझौते में शामिल करने को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में इस पर सहमति बनने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक तीनों देशों के लिए ये रणनीतिक के तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि अब दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हित काफी हद तक एक जैसे होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की इस समझौते को अपनी सुरक्षा और दुश्मनों को डराने की ताकत बढ़ाने के तौर पर भी देख रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो को लेकर प्रतिबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। अंकारा स्थित थिंक टैंक TEPAV के विशेषज्ञ निहात अली ओजान ने कहा कि अगर ये गठजोड़ बनता है तो सऊदी अरब इसमें आर्थिक ताकत लाएगा, पाकिस्तान परमाणु क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइलें और सैनिक देगा, जबकि तुर्की अपने सैन्य अनुभव और मजबूत रक्षा उद्योग के साथ योगदान देगा। उनका कहना है कि जब अमेरिका इलाके में अपने और इजरायल के हितों को सबसे ऊपर रख रहा है, तब क्षेत्रीय हालात देशों को नए दोस्त और नए दुश्मन तय करने पर मजबूर कर रहे हैं। कभी सऊदी अरब और तुर्की मुस्लिम दुनिया की अगुवाई को लेकर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे और दोनों के रिश्तों में भरोसे की काफी कमी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदले हैं। अब दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं और आर्थिक व सुरक्षा सहयोग बढ़ा है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही काफी मजबूत है। तुर्की पाकिस्तान की नौसेना के लिए युद्धपोत बना रहा है। उसने पाकिस्तान के कई F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया है और ड्रोन तकनीक भी साझा की है। दोस्तों, पिछले करीब 30 सालों तक मध्य पूर्व की सुरक्षा एक ही बड़ी ताकत पर टिकी थी, यानी अमेरिका पर। अब वो दौर खत्म हो रहा है। ऊपर ऊपर तो सब अमेरिका को दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका पर किसी को भी भरोसा नहीं है। सीधा और आसान मतलब ये है, अमेरिका पर भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान अब मिलकर अपनी अलग सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि ताकत, पैसा और हथियारों का नया गठजोड़ है, जो आने वाले समय में पूरे इलाके की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। और इजरायल के लिए भी ये बुरी खबर है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की सलाह दी है। उन्होंने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लें। ट्रंप ने लोगों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद रास्ते में है। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या और उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान के अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। जब तक प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद नहीं होती, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।
वहीं अमेरिका के संभावित सैन्य स्ट्राइक की धमकियों के बीच कतर ने बड़ा बयान दिया है। दोहा ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ा तो उसके नतीजे सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ जाएगा। कतर का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब वाशिंगटन खुले तौर पर ईरान पर हवाई हमले के विकल्प पर विचार कर रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि हम जानते हैं कि किसी भी तरह का सैन्य उकसावा पूरे क्षेत्र और उससे आगे तक विनाशकारी असर डालेगा, इसलिए हमारी कोशिश है कि इसे हर हाल में टाला जाए। कतर ने जोर देकर कहा है कि इस संकट का हल सिर्फ और सिर्फ कूटनीति से निकाला जा सकता है, न कि बम और मिसाइलों से। कतर ने उम्मीद जताई है कि हालात अब भी बातचीत से संभाले जा सकते हैं। अल अंसारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत जारी है और दोनों पक्ष निजी स्तर पर अलग रुख दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल ने ऐलान किया है कि वो 7 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संगठनों से तुरंत अपने सारे रिश्ते खत्म कर रहा है। इनमें से 6 संगठन संयुक्त राष्ट्र यूएन से जुड़े हुए हैं। इजरायल का कहना है कि ये संस्थाएं उसके खिलाफ पक्षतापूर्ण रवैया अपनाती, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आगे और यूएन संगठनों के खिलाफ भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल इजरायल पहले से ही कई यूएन एजेंसियों से नाराज रहा है। इनमें सबसे अहम नाम संयुक्त राष्ट्र के उस कार्यालय का है जो सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अधिकारों पर काम करता है। इस संस्था ने साल 2024 में इजरायली सेना आईडीएफ को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इजरायल को आपत्ति इस बात पर थी कि उसे आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों के साथ एक ही लिस्ट में रखा गया। इसके बाद जून 2024 में ही इजरायल ने इस यूएन कार्यालय से संबंध तोड़ दिए थे। दूसरा बड़ा मामला यूएन वुमेन से जुड़ा है। इजरायल का आरोप है कि इस संस्था ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली महिलाओं के साथ हुई दुर्घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इजरायल खुद फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों पर हो रही हिंसा को लगातार नजरअंदाज करता रहा है। इसके बावजूद इजरायल ने यूएन वुमेन से भी दूरी बना ली और जुलाई 2024 में आधिकारिक तौर पर सहयोग खत्म करने की जानकारी दी। इसके अलावा यूएनसीटीएडी और ईएससीडब्ल्यूए जैसे संगठन भी इजरायल के निशाने पर है। इजरायल का कहना है कि ये संस्थाएं बार बार उसके खिलाफ रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये रिपोर्टें फिलिस्तीन में इजरायल की नीतियों, कब्जे और मानवाधिकार उल्लंघनों पर सवाल उठाती रही, जो इजरायल को मंजूर नहीं। अब इजरायल ने 3 और संगठनों से रिश्ते तोड़ने का फैसला किया है, जिनमें यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस, यूएन एनर्जी और ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट यानी GFMD शामिल है। इजरायल का आरोप है कि ये मंच उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। असल में देखा जाए तो ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और वैश्विक सहयोग की बात करती है, जो इजरायल के मौजूदा नीतियों से टकराती है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वो बाकी यूएन संगठनों की भी समीक्षा कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इजरायल अकेला नहीं है, अमेरिका भी इसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। 7 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल रहा है, जिनमें 31 यूएन से जुड़े संगठन शामिल है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।